has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. हेलो वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप लोग से जैसे मैंने वादा किया था कि आपके एग्जाम्स होने तक मैं आपकी इंग्लिश लिटरेचर जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर कराऊंगी। और हमारा मकसद यहाँ पे टॉपिक्स को कवर करना नहीं, उनको कैसे प्रेजेंट करना है ये है। तो आई हैव जस्ट रेड सम लाइंस in front of you, and these lines are from Robert Lee Frost's Dust of Snow. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो जो हमारी पोएम है, आपके इंग्लिश क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर के बाद इनिशियली फर्स्ट पोएम पढ़ती है। एंड नाउ आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो हम ये जानेंगे कि ये बहुत छोटी सी एक कंसाइज सी एक प्रिसाइज सी एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी पोएम है। इसमें हमें क्या क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और हम उनको कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं इन आवर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम लोग रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो आप लोग जानते होंगे वैसे जो लिटरेचर के बैकग्राउंड के लोग हैं। देखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे बड़े भी हैं जो इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंजॉयबल पोएम है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो पोएट हैं ये काफी कुछ हमारे एक इंडियन पोएट हैं उनकी तरीके से मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। और उनको कॉपी करना मैं नहीं कहूंगी, एक्चुअली हमारे इंडियन पोएट्स हो सकता है कि उनको कॉपी करते हों, बट कहीं ना कहीं हमको इनके जो वर्ड्स हैं, जो पोएम की लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल मिलती है और बहुत ही इजी इन्होंने समझाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में पहले जान लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। आपको मैं बताऊं कि देखिए, इनको इनिशियल सक्सेस अमेरिका में नहीं मिली थी, इनको इनिशियल सक्सेस अपनी इंग्लैंड जाकर के मिली। और इंग्लैंड में इंग्लैंड की पॉपुलर स्टोरीज जब इन्होंने लिखी, जो बहुत ही ग्रास रूट लेवल होता है किसी भी एक जगह का, दैट इज रूरल एरिया, वहां पे जाकर के इनको मिली, उनकी उनकी जो स्टोरीज है उनको प्रेजेंट करके मिली। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सटीक रीजन ये है कि देखिए, हर एक फील्ड की, हर एक काम की एक जगह होती है। जगह होने का मतलब है कि इंडस्ट्री, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो इंडिया का उद्योग है वो गुजरात, महाराष्ट्र में ज्यादा चलता है। अदर देन दैट, इंडिया का जो माइनिंग सेक्टर है वो उड़ीसा, आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है। उसी तरीके से जो इंडियन सॉरी इंग्लिश लिटरेचर का ओरिजिन है वो आज के इस्तांबुल और पहले के कॉन्स्टेंटिनोपल से और इंग्लैंड से, स्पेशली इंग्लैंड से हुआ। तो एक इंडस्ट्री, आप मानिए कि इंग्लैंड के अंदर अच्छे राइटर्स प्रोड्यूस करने की एक इंडस्ट्री चल रही थी। वहीं पे रेनेसेंस शुरू हुआ और वहीं पे आगे जाकर के हमारे अच्छे अच्छे, बहुत ही वेल नोन राइटर्स प्रोड्यूस किए। उन्हीं में से एक है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। मैं भी फिर से बोल रही हूँ कि उन्होंने प्रोड्यूस किए, ना कि वहां पे वो उनका बर्थ हुआ। सो देखिए, इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि जब हम हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के व्यू पॉइंट्स क्या हैं आपके जो आपकी पोएम है उससे रिलेटेड, तो वहां पे आप ये बताएंगे कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने ये पोएम इस वजह से लिखी क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए। ठीक है। तो फिर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का क्या होता है कि वो, उनका बर्थ होता है अमेरिका में। इनिशियली उनको उनकी राइटिंग से सक्सेस नहीं मिलती है, वो इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ के रूरल लोगों से मिलते हैं, उनकी बहुत ही छोटी छोटी कमियों को, बहुत ही सुंदर सुंदर विचारों को जानते हैं और वो लाइफ को एंजॉय करते हैं कि कितना सिंपल लाइफ जी रहे हैं लोग। यहाँ पे लोगों को भाग दौड़ नहीं है कि हमको इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, हमको फेम चाहिए, हमको नेम चाहिए। एंड वहीं से वो बहुत अच्छी नेचुरल स्टोरीज लिखने लगते हैं। नेचुरल स्टोरीज या रोमांटिक स्टोरीज। देखिए, रोमांटिक यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रोमांस नहीं है, रोमांस इज विद नेचर।
रोमांटिसिज्म एक टाइम पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में, उसके अंदर हम लव फॉर नेचर दिखाते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि आगे जाकर के लोग बोलेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट जानना जरूरी है कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक मॉडर्न पोएट हैं। देखिए, अभी आप लोगों को मॉडर्न पोएट, रोमांटिक पोएट से इतना ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, ना ही आपको इसको माइंड में भरना है। फॉर दोज जो नीचे आकर के कमेंट कर देते हैं, दिस वाज फॉर देम ओनली। ठीक है। वाई आई एम सेइंग कि वो रोमांटिक रोमांटिक लेवल पे लिखते थे, बिकॉज उन्होंने वो रूरल लाइफ देखी है, उन्होंने उसको प्रेजेंट करना सीखा है। एक रोमांटिक पोएट हुए थे विलियम वुड्सवर्थ, शायद आप लोगों को किसी को पता हो। तो मुझे काफी कुछ इनकी राइटिंग्स उनसे सिमिलर लगती है। हालांकि वो बहुत ही लॉन्ग नरेटिव्स में लिखते थे और ये बहुत कंसाइज लेवल पे लिखते हैं। उसका कारण ये भी है कि जब विलियम वुड्सवर्थ का टाइम था 1789 के आसपास थे, उनके जो राइटिंग्स है वो पब्लिश हुए थे, और इनके बाद हम 20th सेंचुरी में कर रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि जब मॉडर्न पीरियड आया, इनफैक्ट अभी भी आप लोग खुद जानते हैं कि आपको बहुत ही कंसाइज वे में चीजों को कंज्यूम करने की आदत पड़ गई है। उसी तरीके से रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने भी एक लव फॉर नेचर जो था उसको कंसाइज वे में हमारे पास प्रेजेंट किया है। इनफैक्ट इनकी आपके ही सिलेबस में दो पोएम्स हैं, दोनों ही ओनली ऑफ 2 पैराग्राफ, ओनली ऑफ 2 पैराग्राफ, नथिंग एल्स। ठीक है। तो चलिए हम लोग हमारे राइटर के पास वापस आते हैं। जब ये इंग्लैंड गए, उन्होंने रूरल एरिया देखा, उसके बारे में लिखना शुरू किया, इनको सक्सेस मिली। ठीक है। उसी पॉइंट पे इन्होंने एक पोएम लिखी हुई है। हालांकि एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इन केस आप अपने पैराग्राफ में जोड़ना चाहें इसे, तो हालांकि नहीं जोड़ते हैं तो देर इज नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोड़ देते हैं तो इट विल एक्सप्रेस योर व्यूज और इट विल इम्प्रेस योर एग्जामिनर। कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। पुलित्जर प्राइज इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड है, उसी तरीके से एक बहुत फेमस अवार्ड है। ठीक है। तो यहाँ तक बात थी हमारी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की। आप जब अपने पैराग्राफ में लिखेंगे कि व्हाट वर द व्यूज ऑफ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वहां पे आप इन सभी चीजों को मेंशन करेंगे कि उनके ये व्यू पॉइंट्स आए कैसे। देखिए, फिक्शन जो होता है वो मनगढ़ंत कहानी होती है, पर मनगढ़ंत कहानी भी हमेशा एक इंसान ऐसे ही नहीं सोच सकता। आसपास का कुछ तो वो एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जर्व करता है, कोई कैरेक्टर ऑब्जर्व करता है, जिसके इर्द गिर्द कहानी लिख देता है। मोस्टली जो पोएट्रीज लिखते हैं, उनके अंदर ये देखा गया है कि वो एक लव फॉर नेचर, एक डिवोशन, चाहे आप आर्मी की तरफ से ले लीजिए, लव फॉर कंट्री, ऐसी चीजें देखी गई हैं जो कि एक्चुअली में रियल होती हैं। तो वहां पे हमें एग्जामिनर के लिए लिखना है कि बिकॉज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट had this kind of experience in his life, that is why he wrote these lines. Which kind of experience? The experience of rural life. Remember this, okay? और ये जो हमारा अभी ये आपके सामने लाइंस है, ये हमारी सेकंड पैराग्राफ है ऑफ दिस पोएम, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है भैया, बताइए? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? एनीबडी? अगर पता है तो आप कमेंट में लिखिए। डस्ट ऑफ स्नो इज नथिंग बट अ particles of snow or a balls ऐसे करके ऑफ स्नो। 2 पैराग्राफ की ये पोएम है, बहुत जल्दी आप लोग फिनिश कर पाओगे। अगर इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत इम्प्रेसिवली आप लिखोगे। व्हाट विल यू राइट? कि यहाँ पे जो हमारा पोएट है वो एक ट्री के नीचे बैठा है, एक ट्री के नीचे बैठा हुआ है और सोच रहा है, अपने डे के बारे में सोच रहा है। बहुत ही सैड है वो, ग्रीफ से भरा हुआ है। किस ग्रीफ से भरा हुआ है ये नहीं पता,
वो एक ग्रीफ से भरा हुआ है। ये ग्रीफ हो सकता है कि उसकी अच्छी राइटिंग्स ना होने की वजह से हो सकता है कोई सोशल इश्यूज उसके पास हो सकता है कोई पर्सनल इश्यू उसके पास तो वो किसी तरीके के ग्रीफ में भरा हुआ है और वो एक ट्री के नीचे बैठा हुआ है और एक बर्ड आती है। अब देखिए, मैं अभी ये ट्री और बर्ड का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि यही हमारे शॉर्ट आंसर्स बनेंगे। शॉर्ट आंसर्स के टाइम में मैं आपको ये चीजें बताने वाली हूँ। हमारा जो पोएट है वो ट्री के नीचे बैठा हुआ है, सोच रहा है, ग्रीफ से बड़ा भरा हुआ है। अचानक से क्या होता है, ये हमारी फर्स्ट टू लाइंस में ही लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ठीक है, तो अचानक से क्या होता है कि एक क्रो आता है, वो उस ट्री पे बैठ जाता है। ओ आई एम सॉरी, आई हैव रिवील्ड द बर्ड। इट्स ओके, चलिए। तो जो एक क्रो आता है वो हमारे ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। अभी वो क्या करता है कि कुछ पार्टिकल्स ऑफ स्नो हमारे राइटर के नीचे गिरा देता है, ड्रॉप कर देता है। मतलब आप समझो ना कि ट्री के ऊपर काफी सारी स्नो ऐसे करके डिपॉजिटेड होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे राइटर लेटा हुआ है। हालांकि एक आपका आपके बुक में एक जगह पे ऐसा मेंशन है कि राइटर वहां पे खड़ा हुआ है। हालांकि हमें इस चीज से कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रखना है, बिकॉज दिस इज नॉट मैटर ऑफ फैक्ट। सो जो राइटर है वो यहाँ पे लेटा हुआ है या फिर ट्री के अंडर में खड़ा हुआ है। उसके ऊपर एक छोटा सा बॉल ऑफ स्नो एक क्रो आकर के देता है। उसके गिराते ही क्या होता है कि जो राइटर उस ग्रीफ थॉट में होता है, उस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टेट में होता है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मतलब मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे कुछ करना भी चाहिए या नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए। ये जो थॉट्स हैं वो उसके माइंड में आ रहे हैं। वो किसी इन्हीं थॉट्स में वो उलझा हुआ है और परेशानी से भरा हुआ है। एंड जैसे ही क्रोस के ऊपर ये स्नो, ये जो डस्ट ऑफ स्नो है वो गिराता है, वैसे ही एकदम से एक क्विक एक्शन की तरह उसको एक रिफ्लेक्शन होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। एक आप लोगों ने ये चीज देखी होगी अपने आसपास भी, स्पेशली जैसे ही आप लोग ट्वेल्थ अपना क्रॉस करोगे तो आप लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत कॉमन हो जाएंगी कि वंस आप लोग कुछ चीजें सोच रहे हो, आप बैठे हो, मान लेते हैं कि आप कॉफी पी रहे हो एंड कॉफी कप में आप एक स्पून से ऐसे स्टर कर रहे हो और उस समय में आपके माइंड में काफी सारी चीजें चल रही हैं कि मुझे कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ लोग हो सकता है वो एक डिप्रेसिव स्टेट में हो सकता है कुछ लोग एक कंस्ट्रक्टिव स्टेट में हो कि मुझे कोई चीज कैसे करनी है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड अचानक से कुछ कोई आपको टच करके जाता है, या अगर आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, फादर है, वो आपको थोड़ा सा आपको पिंच कर दे या कुछ भी छोटा सा एक एक्शन करते हैं जिसका आप एकदम से रिफ्लेक्स में एक्ट करते हो और एकदम से सोचने लगते हो कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो टाइम वेस्ट है, हमें तो एक्शन लेना चाहिए। या आप लोगों में से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उस रिफ्लेक्स स्टेट से बस बाहर आते हैं, कुछ और ना सोचते हो। हमारे राइटर ने क्या किया है यहाँ पे, उसने सोचा है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन हमारे हिंदी साहित्य के बहुत पॉपुलर राइटर हैं, अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं। उनकी एक पोयम है, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ, मतलब आपको कुछ करना है, इस अग्निपथ में चलना है। उसी माइंडसेट से हमारे राइटर भी सोचते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग, मेरा आधा दिन खराब था, लो मैंने सोचते सोचते पूरा दिन खराब कर लिया, मुझे पूरा दिन खराब नहीं करना चाहिए। थैंक्स टू द क्रो, थैंक्स टू द ट्री। यहाँ पे हमारे नेचर को कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है कि नेचर हमको कह रही है कि चलो उठो, तुम्हें ग्रीफ में नहीं रहना है, तुम्हें पेन में नहीं रहना है। व्हाई? बिकॉज नेचर एक्सेप्ट्स द चेंज। नेचर खुद में एक चेंज है और वो चेंज करना जानती है, चेंज होना जानती है। ठीक है, तो इतना बस, ये दो पैराग्राफ्स थे। देर इज नथिंग इन इट। अब देखिए, मैं कहानी के तौर पे आपको शब्द पे शब्द बता सकती हूँ, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम डायरेक्टली अपने आंसर्स पे आते हैं। ओके,
तो जैसा मैंने बताया आपको कि काफ़ी चीज़ें मैं आपको आंसर्स के तौर पे बताने वाली हूँ। तो नाउ वी आर ऑन अवर आंसर्स, जिसमें हमारा फर्स्ट आंसर देखिए, एक दो लॉन्ग आंसर्स में मैं आपको बताऊंगी, पर पहले शॉर्ट आंसर्स कर लेते हैं। कि फर्स्ट आंसर क्वेश्चन ये है हमारा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रूट? कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? कि इस रूट का मतलब क्या है? एनी फ्रॉम यू? इसका मीनिंग है एक्सेप्टेड। आपके पास ये लाइंस दे दी जाएंगी और आपको पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट, दैट इज एक्सेप्टेड। देखिए इस वाले पैराग्राफ में कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही स्नो डस्ट गिर गई थी, राइटर अवेकन हो गया था। यहाँ पे राइटर की फीलिंग्स एक्सप्रेस हुई हैं कि राइटर ने उस क्रो के थ्रू गिराई हुई डस्ट का रिफ्लेक्ट एक्शन क्या दिया है। कुछ लोग देखिए आप में से होंगे जिनके ऊपर डस्ट गिर जाती होगी, पर वो रिफ्लेक्स एक्शन के बदले कुछ नहीं करते होंगे। इनफैक्ट सोचने वाले तो 2% या 3% ही होंगे कि व्हाट आई एम डूइंग। सोचते तो मेरे ख्याल से आप में से नहीं ही होंगे ज्यादातर लोग, पर सोचा करिए। देखिए हमारा राइटर कितना कंस्ट्रक्टिव है इन चीजों में। ही इज थिंकिंग कि क्या हुआ अगर मेरा एक दिन, आधा दिन खराब हो गया है, क्या मैं पूरा दिन खराब कर लूं सोच सोच के कि मेरा आधा दिन खराब हो चुका है? इज इट राइट और रॉन्ग? जस्ट टेल मी। इट इज रॉन्ग, राइट? तो फॉर दैट ये तो आपका एंटीथेसिस हो गया, राइट रॉन्ग। हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो पोएट है वो चाहता है कि उसका अब जो बचा हुआ आधा दिन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, वो डिस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ पोएम? तो आपको पता है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब क्या है? पार्टिकल्स। अभी बताया, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे किस ट्री की बात की जा रही है? किस ट्री की बात की जा रही है? तो यहाँ पे हमारे हैमलॉक ट्री की बात की जा रही है। अब कोई नहीं पूछेगा अभी कि ये हैमलॉक ट्री क्या है, क्योंकि हम इसका आंसर लॉन्ग आंसर्स में देने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी इसका रह गया है, हैमलॉक ट्री से रिलेटेड एंड क्रो से रिलेटेड। क्रो से रिलेटेड। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राइटर का मूड एकदम से चेंज क्यों हो गया? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, वेरी शॉर्ट में नहीं है, कि राइटर का मूड एकदम से कैसे चेंज हो गया। तो इसलिए चेंज हो गया क्योंकि उसके ऊपर एक डस्ट ऑफ स्नो गिरी, उसके बदले में उसने रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ थिंकिंग की। आप बुक का एज इट इज उतार के नहीं आएंगे इन एग्जाम, आप अपने तरफ से लिखेंगे कि उसने रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ थिंकिंग किया। एक्शन ऑफ थिंकिंग। ओके बड़ी, हमारे पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके पास। व्हाट वर व्यूज ऑफ पोएट अबाउट नेचर? नेचर के बारे में पोएट के क्या व्यूज है आफ्टर हिज रियलाइजेशन? जैसे ही वो उन थॉट से उठा है, जैसे ही वो एकदम से कॉन्शियसनेस में आया है, तो उसके थॉट्स क्या थे नेचर के बारे में? यहाँ हम पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑफ हेमलॉक ट्री एंड क्रो। यहाँ हमको इस बात को यहाँ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट ऑफ द बच्चे, जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग डायरेक्टली लिखने लगेंगे कि पोएट तो हम, जैसे आप लोगों को सिखाया गया स्टार्टिंग से, एक मोरालिटी वाले व्यूज में आप लोग लिखेंगे कि नेचर लविंग था पोएट, ये था वो था, एंड ऑल एंड ऑल। हमको यहाँ पे टू थॉट्स दिखाने हैं। फर्स्ट फर्स्ट थॉट इज, सेकंड थॉट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, एंड फर्स्ट इज अ टैबू थॉट। अब ये टैबू थॉट क्या है?
टैबू थॉट इज, ये जो हेमलॉक ट्री है, ये कोई ओक ट्री नहीं है, ये कोई पाइन ट्री नहीं है, ये कोई होली ट्री नहीं है। ये हेमलॉक ट्री जिसको हम लोग अपने यहाँ पे या हिंदी में बोलते हैं धतूरे का पेड़। धतूरे का पेड़ आप लोग जानते होंगे ना। धतूरे का पेड़ क्या होता है? इट इज फुल ऑफ पॉइजन। पॉइजन कह लीजिए या काइंड ऑफ अ ड्रग, ड्रग प्रोड्यूसिंग पेड़ है, हमारा ट्री है। और क्रो कैसी बर्ड है? क्या हमारे यहाँ पे क्रो को बहुत ही होली बर्ड समझा जाता है? कहाँ, कब हम लोग क्रो को कब आइडलाइज करते हैं? जब हमारे यहाँ पे किसी पितृ पूजन होता है, पितरों की पूजा होती है उस समय पे, या किसी की डेथ हो जाती है, कुछ नेगेटिव होने वाला हो, तब हम क्रो को सिंबलाइज करते हैं। तो ये सब क्या है? ये कुछ प्रचलित धारणाएं हैं, ये कुछ टैबूज हैं, ये कुछ टैबूज हैं। हमारी कुरीतियां नहीं, यहाँ पे एक वर्ड आपका रहेगा सही, क्योंकि ये किसी के ऊपर इम्प्लाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने कुरीतियों की ही तरीके से कुछ टैबूज बना रखे हैं कि ये जो ट्री या ये जो हमारे पास बर्ड है, इट इज नॉट सिंबल ऑफ जॉय, इट इज नॉट सिंबल ऑफ हार्मनी। ठीक है। एंड इसके लिए यहाँ पे हमें पोएट ने 2 पैराग्राफ्स में एक एंटीथेसिस दी है। एंटीथेसिस अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जहां पे दो थॉट्स कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि अ, अ, आपका एंटीथेसिस के अंदर हमारे पास दो थॉट्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल ऑफ दैट कि द चाइल्ड इज the child is father of the man। ये जो ये जो बच्चा है, ये उस आदमी का भी बाप है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चे के अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं कि उसने उस फादर को, जो फादर का जो माइंड होता है या जो एक बड़े इंसान का माइंड होता है, चाहे क्लेवरनेस में, चाहे स्पीच क्वालिटी में, उसको सरपास कर दिया है। इसलिए सोसाइटी उसको ये कह रही है कि ये तो तुम्हारा भी बाप निकला। ठीक है, अपने फादर का भी बाप निकला, लेकिन ऐसा रियलिटी में तो हो नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या है कि दो थॉट्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आप समझ रहे हो ना? उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एंटीथेसिस है, एक टैबू का और एक कॉन्ट्राडिक्शन का। तो टैबू हमारे पास क्या है कि जो हेमलॉक ट्री है जिसके नीचे हमारा पोएट लेटा हुआ है, और जो क्रो है, ऐसी बर्ड जिसको हम लोग नॉट अ सिंबल ऑफ जॉय कहते हैं, या सिंबल ऑफ सॉरो, या सिंबल ऑफ समथिंग निगेटिविटी बोलते हैं, उसके द्वारा एक छोटे सा डस्ट पार्टिकल ऑफ स्नो गिराया जाता है और एकदम से वो प्रोवोकिंग होता है हमारे राइटर के लिए। और राइटर को वो एक ऐसा थॉट देता है कि लुक, यू हैव टू डू समथिंग, you have to go on your path, don't sit idle over here and just do something। so for that राइटर बोलता है कि ऐसे ऐसे थॉट्स मुझे मतलब किसी होली ट्री के नीचे नहीं आए हैं, या मुझे कोई क्योंकि हमारे यहाँ पे हंस, जिनको बोला जाता है कि बहुत ऑस्पिशियस होते हैं और उनसे हमें गुड लक मिलता है, दे आर सिंबल ऑफ समथिंग गोइंग टू टेक प्लेस एज हार्मनी। ऐसी कोई भी बर्ड नहीं आई थी हमारे पास आई है क्रो, जिसको एक बैड बर्ड बोला जाता है। और इन दोनों के होने से एक ऐसे थॉट का जन्म हुआ है हमारे राइटर के अंदर, जो कह रहा है कि मुझे कुछ करना है। सो हियर द टू थॉट्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग कि एक जो टैबू बना रखा है, वो उसी टैबू वाली पूरी चीज में या फिर उसी एक इन्वायरमेंट में रहते हुए जो राइटर का आधा दिन खराब हुआ है, वो जो बचा हुआ आधा डे है उसको खराब नहीं करना चाहता। ये सारे थॉट्स, ये सारे रिवाइविंग थॉट्स, ये सारे रीलिविंग थॉट्स उसको इस ट्री के नीचे आने के बाद मिले, और उसने इस चीज को अपने माइंड में सजाया कि जो नेचर है दैट इज नॉट फुल ऑफ टैबूज। ये हमारे देखने का नजरिया है, ये हमारे देखने का जो कंसेप्ट है कि हमने नेचर को ऐसे देखा। एंड
हमारे राइटर को उसका गोल मिला। सो व्हाट वी विल राइट, यहाँ पे हमारे पास 5-6 चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कि फर्स्ट, कि उसको रियलाइजेशन ये हुआ कि एक तो ये नेचर टैबू नहीं है, हमको टैबू को नहीं फॉलो करना है। नेचर रिवाइविंग है, एकदम से उसके अंदर एक आत्म स्फूर्ति भर दी, आत्म शक्ति भर दी, सेल्फ रियलाइजेशन भर दिया कि आई शुड नॉट लाई ओवर हियर एंड शुड नॉट वेस्ट माय टाइम। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर दिया, उसको रिवेलिंग कर दिया, उसको जॉयस कर दिया, उसको कुछ करने के लिए उत्साहित कर दिया। और नेचर कहती है कि हार्ड वर्क करो। वाई, इसको हम कैसे कहेंगे कि जो पोएट आइडियली एक श्रापित कह लीजिए या अभिशाप जिसको बहुत सालों से लगा हुआ है, एक कुरीति वाले, एक टैबू वाले ट्री के नीचे बैठा है, उसको एक टैबू वाली बर्ड ही आकर के जगा रही है कि चलो कुछ करना है तुमको, एकदम से उसके माइंड में ये थॉट डाल रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि नेचर खुद में हार्ड वर्किंग है, कि उसने मेरे अंदर ये थॉट डाला, अदरवाइज मैं वहां पे आइडियली ऐसे ही लेटा रहता और मेरा पूरा डे बर्बाद हो जाता। तो और नेचर एवरलास्टिंग है, चेंजिंग है। मेरा दिन खराब हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब नेक्स्ट डे भी खराब करूं, या मेरा दिन खराब हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे का भी दिन खराब करूं। सो नेचर इज हार्ड वर्किंग एज वेल एज एवरलास्टिंग एज वेल एज चेंजिंग। ओके, तो दिस इज इट। इसमें ही देखिए, जो मैंने आपको बताया है इसके अंदर आपके सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। रियलाइजेशन जैसे ही आप लिखोगे, आप सबसे पहले एक बात लिखोगे कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, क्योंकि इंग्लैंड के विलेज से कनेक्टेड हुए, उन्होंने वहां की विलेज की लाइफ देखी, इस वजह से उनका नेचर के ऊपर राइटिंग करने का थॉट आया। और उसमें भी जो हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके अंदर उन्होंने ये रियलाइज किया कि नेचर किसी टैबू को फॉलो नहीं करती है, नेचर एवरलास्टिंग है, ऑलवेज चेंजिंग है, खुद भी एफर्ट करती है, दूसरे को भी एफर्ट करने के लिए बोलती है, और रिवाइविंग है, रिवीलिंग है। ठीक है, I think that's it for the day, and let's continue later on.